हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सशक्त एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। जैसा कि पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है, वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं पीवाईक्यूज़ पहले करवाऊंगी, बट अब पैरेलल में मैं टेस्ट सीरीज़ भी करवाऊंगी और एक वीडियो मेरी पीवाईक्यूज़ की आएगी और दूसरी वीडियो मेरी टेस्ट सीरीज़ की आएगी पर डे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज़। ये है हिस्ट्री का टेस्ट पेपर। तो आइए हम ये पेपर लगाते हैं। तो क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको उसमें बताना है कौन सा सही है। दोस्तों इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो फिर से पढ़िए। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। तो दोस्तों इसमें कूट दिया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप इसमें से पढ़ लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल एक। इसका आंसर केवल एक होगा। इसका कारण ये है कि ये दो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं होगा। उसने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति नहीं व्यक्त की थी, बल्कि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। किस लिए वार्षिक भुगतान देने की सहमति व्यक्त की थी? वो कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की थी। देखिए पहले वाले का है, शाह आलम द्वितीय ने सौंप दिया था। पहले वाले का आंसर सही इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब सुजाउद्दौला इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने एवं कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए ये सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि शाह आलम द्वितीय युद्ध की खर्च की भरपाई के लिए नहीं, बल्कि 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। वो पेंशन के लिए दिया था इनको, तीनों जगह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का फरमान जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों इसी देखिए टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम रिवीजन भी करते चलेंगे और आपका टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट पेपर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें इनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारखाना अधिनियम, इसके लिए आपको ये चारों का डेट याद रहना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपका गलत हो सकता है। भले आपको लग रहा है ये फैक्चुअल नहीं है, लेकिन ये फैक्चुअल ही है। देखिए कारखाना अधिनियम कब आया था? 1947 में। शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 में। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में। तो इसको कालक्रमानुसार लगाना है, तो इसको कालक्रमानुसार लगा दीजिए। सबसे पहले कौन सा आया था? दूसरा, पहले होगा दूसरा, फिर होगा पहला, पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, और फिर चौथा होगा, फिर जो है तीसरा होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, डेट अगर आप याद रहेगा तभी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। फिर से देख लीजिए, कारखाना अधिनियम 1947, शारदा अधिनियम 1929, दहेज निषेध अधिनियम 1961, विशेष विवाह अधिनियम 1954। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? दोस्तों इसमें पूछा है बिहार में किसने 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो कौन है इसमें? जॉन निकोलस, जनरल ह्यूरोज, सर कॉलिन कैंपबेल, विलियम टेलर। इसमें से कौन था जिसने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? तो दोस्तों वो होगा वो है विलियम टेलर। इसने बिहार में 1857 की क्रांति को दबाया था। आइए देखते हैं ये, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीका है जो चारों टॉपिक दिए ना उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, जॉन निकोलस कहाँ का विद्रोह दबाया था? तो ये वहाँ का जो नेता था, दिल्ली का नेता कौन था उस समय? बहादुर शाह द्वितीय था। और इसको दबाया जॉन निकोलस ने कहाँ दबाया था? दिल्ली का। तो इसका हो जाएगा दिल्ली, ठीक। जॉन निकोलस। सर जनरल ह्यूरोज, तो जनरल ह्यूरोज हो जाएगा झांसी, झांसी और ग्वालियर। सर कॉलिन कैंपबेल ये कहाँ का दबाए थे? वो थे बरेली। इन्होंने बरेली में दबाया था 1857 की क्रांति को। और इसके यहाँ के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। और जनरल ह्यूरोज इन्होंने कहाँ का दबाया था? ग्वालियर और झांसी का। तो यहाँ की अध्यक्ष कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे। और विलियम टेलर ये इन्होंने बिहार का दबाया था। और यहाँ के जो शासक थे वो थे कुंवर सिंह, ठीक है। समझ में आ गया ना? जॉन निकोलस दिल्ली, जनरल ह्यूरोज झांसी तथा ग्वालियर, सर कॉलिन कैंपबेल बरेली, विलियम टेलर बिहार। और सबके जो शासक थे वहाँ के उस समय, तो ये थे बहादुर शाह, दूसरा था जनरल ह्यूरोज, तो लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कैंपबेल के समय सर खान बहादुर खान बरेली। और जैसे इलाहाबाद में भी हुआ था, इलाहाबाद और बनारस में इन्होंने वहाँ का शासक उस समय कौन था? मौलवी लियाकत अली। और वहाँ पे इलाहाबाद और बनारस में किसने दबाया था? कर्नल ओंसले ने दबाया था विद्रोह को, कर्नल ओंसले ने दबाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बचा है, उसको भी देख लीजिए। कानपुर में किसने दबाया? उसमें शासक कौन था कानपुर में? तो थे नाना साहब। और वहाँ का जो दबाने वाला शासक कौन था ब्रिटिश अधिकारी? तो सर कॉलिन कैंपबेल। हाँ यही तो हुआ, अभी हो गया। लखनऊ में कौन था? लखनऊ में थे बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस ने वहाँ का विद्रोह दबाया था, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अरे ये पेज तो रिपीट हो गया। हाँ ये क्वेश्चन अगले पेज पे चला गया है इसका, लेकिन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है? ये हो गया बिहार। चौथा क्वेश्चन ने सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व का सही उत्तर चुनिए। तो इल्बर्ट बिल सूची मिलाना है ना, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन। अच्छा इसको मिलाना है। तो ये दिया है घटनाएं और किसके काल में हुआ था ये बताना है, ठीक है। काल दिया है और किसके काल में हुआ था ये बताना है। इल्बर्ट बिल की घटना, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके काल में हुआ था ये पूछ रहा है। तो देखते हैं
इल्बर्ट बिल किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। और लखनऊ समझौता किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लॉर्ड बेवेल के समय में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन, काकोरी षड्यंत्र कांड लॉर्ड रीडिंग, लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लॉर्ड बेवेल के काल में हुआ था। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से इसमें मिला लीजिए कौन सा होगा। पहले का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, तो ए ही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था? इसमें पूछा है कौन सा वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो पी कृष्ण पिल्लई, के जी मसरूवाला, के केलप्पम के वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। के केलप्पन, मातंगिनी हजारा। तो आपको बताना है इसमें से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो निम्नलिखित में से वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित कौन था इसमें से? तो आपको ये बताना है। पी कृष्णा पिल्लई, के जी मशरूवाला, के केलप्पन, मातंगिनी हजारा। तो यहाँ पे जो है ये के केलप्पन, ये वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, ये संबंधित थे वाइकोम सत्याग्रह। चलिए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जान लें, जैसे ये माधवन के केलप्पन नहीं, ये के केलप्पन, इन्हें केरल का गांधी भी कहा जाता था। इन्हें केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता था इन्हें। वर्ष 2024 ये इसलिए न्यूज़ में था अभी क्योंकि 2024 में वाइकोम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कथन क्या है? अभिकथन, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हाँ, ये तो सही है, लग रहा है। यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो मसूली 17वीं पश्चिमी तट पर से महत्वपूर्ण, दोस्तों ये पश्चिमी तट पर नहीं, ये पूर्वी तट पे है। मसूलीपट्टनम जो है ये पूर्वी तट पे है। तो और ये पश्चिमी यहाँ घाट तट दिया गया है, तो ये गलत हो गया, ये सही। तो ए सही है, आर गलत। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मसूलीपट्टनम है वो पूर्वी कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है। ये है भारत, तो कृष्णा नदी डेल्टा पे यहाँ पे है मसूलीपट्टनम। यह 17वीं शताब्दी के गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस वाले तट पे बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। चलिए आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? बंगाल विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग की स्थापना, हंटर आयोग। इसे बताना है कौन सी लॉर्ड कर्जन के काल में घटना नहीं हुई थी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी।
इसका आंसर हो जाएगा डी, हंटर आयोग का गठन, क्योंकि वर्ष 1882 से 1854 तक इसका काल था। नहीं, इसमें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, तो हंटर आयोग का गठन इसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। बाकी ये तीनों हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग की स्थापना। तो हंटर आयोग जो है 1882 से 1854 में बनाया गया था, और ये था 1905 के आसपास। तो आइए देखते हैं तो ये हंटर आयोग इस काल नहीं बनाया गया था। आइए हंटर आयोग क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था, शैक्षिक प्रगति के लिए की समीक्षा करने के लिए आयोग नियुक्त किया गया था हंटर आयोग। और हंटर आयोग की सिफारिशें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। ये हंटर आयोग ये शिक्षा से संबंधित आयोग था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है बताइए, आंसर दीजिए। प्लीज़ आप आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेपर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तभी मैं आगे मोटिवेट होंगी और भी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। स्टार्ट तो चैनल काफ़ी पहले से है, लेकिन वीडियो डालना मैंने अब शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, यहाँ सही पूछा है, कौन सा सही है? 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो ये दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं तो बताते हैं आपको। लाला लाजपत राय के बारे में बताते हैं। तो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सेनानियों में से एक थे। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। पंजाब केसरी पंजाब शेर के नाम से भी जाना जाता था। 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल की सोसाइटी की स्थापना की है, तो इसमें दिया ही हुआ है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने वर्ष 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की। लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी कब गठित की गई थी? वैसे तो इसमें स्वराज पार्टी 1922। तो इसमें लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? नारायण मेघाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, बीपी वाड़िया, सोराबजी शाहपुरजी बंगाली। तो इसमें आपका आंसर होगा नारायण मेघाजी लोखंडे ने श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है, नारायण मेघाजी लोखंडे। इनके बारे में बताते हैं आपको। तो ये 1890 में एन.एम. लोखंडे ने, इनका शॉर्ट नेम है एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन
एसोसिएशन की स्थापना किए कि जो कि भारत में पहला गठित श्रमिक संघ था। दोस्तों लिखने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा, मैं ऐसी मुँह से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, तो मैं और वीडियो ले आऊँगी जिसमें क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन साथ में होगा। अभी मैं पीपीटी बना रही हूँ, तो मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए अभी मैं पीपीटी नहीं तैयार कर पाई हूँ, इसलिए मैं पहले टेस्ट पेपर करवा देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं वीडियो बनाऊँगी, सेम क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो ये इसका आंसर हो गया नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने लैंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। मराठी दीनबंधु नामक पत्रिका, ये इनके बारे में बात हो रही है, दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जमींदारी प्रथा के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। इसने देखिए इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही है आपको तीन आंसर पता चल जाते हैं कि कौन से हैं जमींदारी प्रथा के संदर्भ में। ठीक है, इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ठीक है, इसे वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, ये गलत है। इसमें बिचौलिए थे, बिचौलिए के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। उन्हें भूमि के स्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी। वो भूमि के स्थायी मालिक तो थे, लेकिन राजस्व जो है बिचौलिए लेते थे, जमींदार नामक बिचौलिए लेते थे, उनके थ्रू भू राजस्व वो देते थे। ठीक है, लेकिन जमीन के मालिक किसान थे। इसने निश्चित किराए या अधिभोग, ये वाला तो आपने देख लिया। ठीक है, और चलिए उस समय कौन था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय जब इस जमींदारी प्रथा लाई गई थी, लॉर्ड कॉलिस द्वारा लाई गई थी, शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाली व्यवस्था है जमींदारी प्रथा, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में थी ये जमींदारी प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। इसमें कोड दिया है या सही पूछा है, सही उत्तर बताइए। लाला लाजपत राय को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका होगा कांग्रेस के वर्ष 1922 में के गया अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, ये पहले महासचिव नहीं थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, सचिव नहीं थे। और दीवान चमनलाल जो थे, दीवान चमनलाल को पहला महासचिव, दीवान चमनलाल
को पहला महासचिव के रूप में चुना गया था। ठीक है। प्रमुख कांग्रेस स्वराजवादी नेता सी आर दास ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के तीसरे और चौथे की अध्यक्षता की थी। सी आर दास ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1922, गया अधिवेशन जो था 1922 में हुआ और इसी में इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हंटर आयोग, चार्ल्स वुड आयोग, ली आयोग और रैले आयोग। हंटर अभी आपने ऊपर पढ़ा था। हंटर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। इसमें लिखा भी हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है। तो ये कब आया था? लॉर्ड रिपन के काल में आया था। लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1882 में। आपको डेट जरूर याद रखना है। ठीक है। 1882 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में। मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। 1854 में। उसके बाद ये ली आयोग कब आया? ली आयोग 1924 में। और रैले आयोग कब आया? ये आया 1902 में। इसकी एक मिनट में इसके डेट्स इधर लिखती हूँ। हंटर आयोग 1882, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ली आयोग 1924, रैले आयोग 1902। ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। हंटर आयोग 1882 किस लिए आया था? यह लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था। यह एक संकेतक आयोग था इसका उद्देश्य था 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसके गैर कार्यान्वयन प्रदर्शनकारियों के मुद्दों पर गौर करना था। जो उसमें प्रदर्शन किया जा रहा था तो गैर कार्यान्वयन के प्रदर्शनकारियों के मुद्दों पर गौर करना था। ठीक है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच क्यों आया था? यह 1854 में आया। यह दस्तावेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम पर भी जाना जाता है। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और उसी पे विचार करने के लिए यह आयोग आया था। ठीक है। ली आयोग 1924 में आया था। और दोस्तों हिस्ट्री को ना कनेक्ट करके पढ़िए। 1924 में ली आयोग आया था। 1924 का बेलगाम अधिवेशन हुआ था जो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो डेट्स हमेशा याद रहेंगी। तो ली आयोग आया था तो इसका क्या था कि इसकी स्थापना जो है भारत के श्रेष्ठ सिविल सेवक की नस्लीय संरचना की जांच करने के संदर्भ में की गई थी। ठीक है। सिविल सर्विस से संबंधित है ये ली आयोग। और रैले आयोग किस लिए आया था? 1902 में आया था। इसकी स्थापना सर थॉमस रैले ने की था। रैले की अध्यक्षता में किया गया था। इसका कार्य था विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है। इसको लगाना है। तो पहले कौन सा आया था? तो रैले आयोग आया था पहले। तीसरा रैले आयोग आया था पहले 1902 में। फिर ली आयोग सॉरी पहले से बाद में है ना। हाँ, तो पहले आया था हंटर आयोग ये होगा पहला। फिर उसके बाद आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच दूसरा। उसके बाद आया रैले आयोग तीसरा, ये चौथा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है? क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऐसे होगा 4 3 2 1। ठीक है। 4 3 2 1 पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आगे चलते हैं। पाबना विद्रोह संबंधित है। जमींदारों की दमनकारी नीतियां। पाबना में कानून
व्यवस्था का अभाव, दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे। तो पाबना विद्रोह संबंधित था, कहाँ से संबंधित था ये? तो ये जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित था। ये पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्सों में जबरन लगान और भूमि कर वसूलने के लिए किया गया था, जो प्रायः गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था। किसानों को वर्ष 1859 के अधिनियम में के तहत अधिग्रहण अधिकार प्राप्त करने से भी रोका गया था। ठीक है, ये पूर्वी बंगाल में चलाया गया था। जमींदारों की दमनकारी नीतियाँ थीं। पाबना विद्रोह, उसी के लिए विद्रोह हुआ था, पाबना विद्रोह। वहाँ जबरन लगान वसूला जाता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा 14 यूपी किसान सभा का गठन। यूपी किसान सभा का गठन किया था, किसने किया था, कब हुआ था ये बताना है। किया गया 1918 में। यूपी किसान सभा का गठन 1918 में किया गया। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ने 1918 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी। ये कभी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि कब बनाया, किसी यूपी किसान सभा की स्थापना गठन कब हुआ था? 1918 में। किसने किया था? किन नेताओं ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में। और इसकी 1919 तक 50 शाखाएं थीं। प्रसिद्ध नेताओं में बाबा रामचंद्र और दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह शामिल थे। ठीक है, प्रमुख नेताओं में। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था? उसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की थी ये बताना है इसमें। तो पढ़िए। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, इसका उद्देश्य क्या था? वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के मदरसा की स्थापना की थी? क्या उद्देश्य था उसका? भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, मतलब अपने भारतीय लोगों को ही शासन में काम करने के लिए उनको ट्रेन करना था, एक तरह से उनको तैयार करना था। ठीक है, और ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी पहले ये बताइए। तो इसकी स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की गई। ठीक है, हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए 1771 में बनारस और जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई। और कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के न्यायालय में कानून के प्रशासन में सहायता के लिए योग्य भारतीयों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था एवं भारतीय राज्यों के साथ पत्राचार में शास्त्रीय भाषाओं तथा स्थानीय भाषाओं का ज्ञान उपयोगी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पांचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। तो इसका आंसर दोस्तों केवल एक होगा। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं।
सिर्फ इसका एक ही सही होगा, नहीं ये गलत है। यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था, ये सही। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में ये लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था, लेकिन ये दूसरा वाला इसका ऑप्शन 33% आरक्षण नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर होगा ए। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक कब लाया था? 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। भारतीय फ्रेंचाइज समिति जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता था, कि सिफारिशों के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया था। इसने सबको बांटने की कोशिश की गई थी एक तरह से, दलितों को अलग, मुस्लिमों को अलग, सिख ईसाइयों को अलग, लेकिन हालांकि इन्होंने ये कामयाब रहे कि मुस्लिम अलग हो गए। अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की, जिन्हें 78 सीटें प्रदान की गईं। और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में और भी प्रावधान थे, जैसे प्रांतीय विधान मंडलों की मौजूदा सीटों को दुगना किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की गई थी। 3% सीटें उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की गई। दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान किया गया था। एक मत का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए और दूसरे मत का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। और बम्बई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की गई थी। देखिए इस तरह उन्होंने भारत को बांट दिया था। ठीक है, जो भी है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, महात्मा गांधी, एम बोस। आपको बताना है। तो हेनरी नेटाल की स्थापना किसने की थी? हेनरी नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कब किया था? 1895 में। यह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने इसका गठन किया था, इसको गठित की थी। गांधी जी इसके पहले मानद सचिव भी रहे थे, यही इसके सचिव भी थे। भाई गठित किए थे तो सचिव भी उस टाइम उन्होंने किया था, तो वही रहेंगे। 18वां, निम्नलिखित विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? इसमें पूछा कौन सा सही नहीं। अब इसमें आपको 4 पॉइंट ऐसे मिलेंगे, 3 पॉइंट जो सही हैं। ठीक है। आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र। आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंक विद्रोह के वर्णन के संबंध में उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। आर होम्स ने कहा ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा राष्ट्रीय उत्थान। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, किसने सही नहीं कहा है। तो इसमें ये जो सी वाला है, आर होम्स ने ईसाई धर्म के विरुद्ध, धर्म के खिलाफ युद्ध, ये नहीं कहा है, ये सही नहीं होगा। आर होम्स के अनुसार, आर होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ना कि ये ईसाई के खिलाफ युद्ध था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, ना कि ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था। कार्ल मार्क्स ने कहा अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार कर लिया गया। आउटरम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा राष्ट्रीय उत्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1800। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। तो इसका आंसर क्या होगा?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? तो इसमें पूछा सही कौन सा है, तो दोनों सही होगा। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। ठीक है। इस समिति ने डब्ल्यू सी बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के कार्यों का अनुसरण किया। इस समिति का उद्देश्य था ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जिम्मेदार थी। यह सुझाव दिया गया सत्र लंदन में आयोजित किया जाएगा, लेकिन वर्ष 1891 के ब्रिटिश चुनावों के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बीसवां क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसके साथ विलय हो गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ और भूमि भारत समाज, किसके साथ विलय हुआ था ये बताना है। तो इसका विलय हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्ष 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की सेकेंड बैठक में के दौरान विलय हो गया था। 1800। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हुआ और कब हुआ? 1886 में हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने किया था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन, और इसमें पूछा क्या, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सब का आपको डेट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो यह अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ। 1907 में हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन अगस्त में हुआ था, अगस्त में। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, एक मिनट, ये कंफ्यूजन में है थोड़ा। देखिए, सूरत विभाजन हुआ 1907 में। ठीक। बंगाल विभाजन हुआ अक्टूबर 1905 में। ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, ये अगस्त 1905 में। ये दोनों कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। कब किया? दिसंबर 1906 में किया। तो अब आपको इसे बताना, उपयुक्त घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1907 पहले होगा तीसरा। ठीक है। तीसरा, चौथा, उसके बाद ये पहला, फिर दूसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका या बंग दर्शन? प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये था
प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये दिग्दर्शन, एक मिनट, सुबोध पत्रिका प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। इसने महाराष्ट्र में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादोबा पांडुरंग एवं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन कौन थे? दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया जाता था। यह मराठी अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। बंगदूत अखबार की स्थापना राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। बंगदूत अखबार की शुरुआत राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। दिग्दर्शन किसने शुरू किया था? तो दिग्दर्शन की शुरुआत जाम्भेकर ने किया था। मराठी पत्रिका थी। यह मराठी पत्रिका थी। ये मराठी थी। और बंग दर्शन की शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास लिखने वाला पैड नहीं है। मैं मोबाइल से ही सीधे लिख रही हूँ, तो इसलिए राइटिंग ख़राब है। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए? मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड रिपन ने विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे क्या पूछा है? सही उत्तर। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये तीनों जो हैं सही हैं। मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, सहायक संधि स्वीकार कर ली, विलियम बेंटिक ने 1831 कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया, लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करना है तो काफ़ी टाइम लग रहा है। ये हो गया। आगे चलते हैं। 24 इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी। इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया। यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो इसमें इसका जो आंसर होगा, इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए। ये सही हो जाएगा।
यहाँ पे भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दे दिया गया था कि वो यूरोपियों पर भी मुकदमा चला सकते हैं, उनको सज़ा दे सकते हैं, जो कि पहले ये प्रावधान नहीं था। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या था इल्बर्ट बिल विवाद? यह रिपन के काल में आया था। भारतीय दंड संहिता में नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया गया। तत्कालीन प्राचीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपीय पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता था, जो कि भारतीय नहीं चला सकता था। यूरोपीय लोगों ने पीसी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। ठीक, हालांकि रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेज और भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अतः बिल वापस ले लिया गया एवं बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित किया गया। 1884 में पुनः अधिनियमित किया गया था इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेरिस की संधि, गंडक की संधि, सुगौली की संधि, यंदाबू की संधि किसके किसके साथ हुई थी, इसमें ये बताना है। तो पेरिस की संधि अमेरिका के साथ, गंडक की संधि अफगान के साथ हुआ था, सुगौली की संधि नेपाल के साथ, यंदाबू की संधि बर्मा के साथ, गंडमक की संधि अफगानिस्तान के साथ हुई थी, पेरिस की संधि अमेरिका के साथ हुई थी। ये किस लिए हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी 1783 में। 1783 में हुई थी। 3 सितंबर 1783 पेरिस की संधि पर अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिससे अमेरिकी क्रांति का युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। और एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान 1869 की गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। सुगौली की संधि नेपाल, सुगौली पर संधि 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन करके अगर इस तरह पढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो अपलोड नहीं होती जल्दी। तो आज हम 25 क्वेश्चन किए हैं, कल हम फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। धन्यवाद।